नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के हमारे प्रमुख 3 तरह के परिमंडल हैं। पहला भूमंडल, दूसरा वायुमंडल और तीसरा जलमंडल। दोस्तों, भूमंडल यानी जो ठोस भाग है जिसपे हम रहते हैं वो क्या है? भूमंडल। ठीक है। वायुमंडल जो ये वायु प्रेजेंट है कहाँ तक? पूरा एटमॉस्फेयर जितना भी है हमारा लास्ट एक्सोस्फेयर तक, जो कि 1600 किलोमीटर लंबा पूरा का पूरा वायुमंडल है हमारा। ठीक है, धरती से लेके पूरा ऊपर तक हम जानेंगे आगे और। ठीक है। और तीसरा जलमंडल यानी किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी फॉर्म में जहाँ पानी प्रेजेंट है वो ही हमारा सारा किस में आ जाता है? जलमंडल में। जैसे ग्लेशियर्स जमे हुए हैं पहाड़ों में, ठीक है, वो पिघलते हैं तो नदियां बनती हैं, तो ग्लेशियर्स भी किस में आ गई? जलमंडल में। नदियां आ गई जलमंडल में। नदियां जाकर के गिरती हैं सागरों में, तो सागर कहाँ आ गए? जलमंडल में। और सागर कहाँ जाकर के मिलते हैं? महासागरों में। ठीक है, ये सब हम जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो सभी ये सब किसका पार्ट है? जलमंडल का पार्ट है। और जहां पर भू, वायु और जल तीनों मंडल मिलते हैं वही क्या है? जैव मंडल, क्योंकि वहीं पर ही जीवन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वहीं पर हम रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है। ठीक है, तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जो कि एक सीमित क्षेत्र है जहां जल, स्थल और हवा यानी वायु एक साथ मिलते हैं और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं वही क्या है? जीवन मंडल। ठीक है दोस्तों, जीव मंडल आप यहां पे देख सकते हैं इस तस्वीर में, जैसे कि ये स्थल मंडल है, इसको हम स्थल मंडल ही बोलते हैं भूमंडल को। ठीक है, क्योंकि स्थल जहां पे भी है वही हमारा सब पार्ट किस में आएगा? चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो मैदान हो। ठीक है, सारे पार्ट मिला के कहाँ बनता है हमारा? भूमंडल। ठीक है, जलमंडल जो जल का पार्ट है, ठीक है, और जो हवा है बाकी सब वो है वायुमंडल। ठीक है, और वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये सब जीवन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, इनको हम गोल्डीलॉक्स जोन भी बोलते हैं। अगर आपने कभी टर्म सुनी हो गोल्डीलॉक्स, तो गोल्डीलॉक्स जोन वो जोन्स होते हैं जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जो कि सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है। बाकी आठों ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी पर संभव है, बाकी 7 ग्रहों में नहीं है। तो गोल्डीलॉक्स जोन कहाँ पे पाया जाता है? पृथ्वी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम भूमंडल से स्टार्ट करते हैं। तो भूमंडल जैसे मैंने बताया आपको, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी का 29% स्थल है और 71% जल है। ठीक है दोस्तों, पूरा 100% पृथ्वी में से 29% स्थल है जिसपे हम रह सकते हैं और बाकी का 71% जल। ठीक है दोस्तों, और समुद्री जल का तल सभी जगह पर समान होता है, इसलिए हम जीरो कहते हैं। ठीक है, जीरो हम कहाँ से लेते हैं? सी लेवल से, क्योंकि समुद्र सभी जगह पर समान होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम जीरो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जीरो, अगर हमें किसी की हाइट नापनी हो, जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट का एग्जाम्पल दिया था, तो वो कहाँ से है? समुद्र तल से। समुद्र तल यानी जीरो। समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो वो समुद्र तल से है जिसको हमने एज अ जीरो लिया है। ठीक है दोस्तों, क्यों लिया है? क्योंकि वो सभी जगह समान होता है। ठीक है, और स्थल की सभी ऊंचाइयां हम इसलिए समुद्र तल से नापी जाती हैं। अगर आप कभी स्टेशन पे भी गए हो तो स्टेशन का बोर्ड जहां लगा रहता है उसके नीचे भी लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई इस स्टेशन की इतनी ऊंचाई है ना। अब जैसा कि आप जानते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कहां से है? समुद्र तल से 8848, कहीं 8850। जब मैं आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा कि यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा हुआ, 48 और 50। ठीक है, इतने मीटर ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, और विश्व का सबसे गहरा भाग जो कि प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जब हम जलमंडल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने हमारे महासागर हैं, उसमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जहां पर हमें सबसे गहरी निचाई मिलती है।
ठीक है, कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है, 11,033 मीटर नीचा है, जिसको हम बोलते हैं मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में क्या है, मारियाना गर्त, जिसकी गहराई है इतनी मीटर, 11,033, वो इतना मीटर गहरा है ये मारियाना गर्त। ठीक है दोस्तों, जो कि कहाँ पे मिलता है हमें, प्रशांत महासागर में, यानी जो जापान है, जापान के थोड़ा आसपास, थोड़ा सा दूर जा करके प्रशांत महासागर में ये हमें गर्त मिलता है। जब मैं आपको वर्ल्ड का मैप पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा सभी चीजें। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि सबसे ऊंचा कौन है, माउंट एवरेस्ट, सबसे गहरा मारियाना गर्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है तिब्बती पठार। मैंने आपको कल भी बताया था या लास्ट हमारे लेक्चर में भी बताया था कि तिब्बती पठार या पामीर पठार सबसे ऊंचा है, जिसको विश्व की छत कहा जाता है। कितनी हाइट है दोस्तों इसकी, इसकी दो टोटल हाइट लगभग 16,000 फीट है। ठीक है दोस्तों, इतने फीट है लगभग। ठीक है दोस्तों, इतनी हाइट का है ये। इसको क्या बोला जाता है, विश्व की छत। अब नेक्स्ट आते हैं हम जलमंडल। ठीक है, अभी पहले हम इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं सभी मंडलों की, उसके बाद फिर हम भूमंडल से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। अब आप जानते हैं पृथ्वी बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसको हम जलमंडल कहते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो ग्लेशियर हो यानी हिमानी हो, ठीक है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो झील हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे महासागर हो, चाहे सागर हो। ठीक है दोस्तों, और ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि 71% भाग जल है और 38% स्थल है। ठीक है, और जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। अभी मैंने आपको रूप भी गिनवाए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% कहाँ पे मिलता है हमें, महासागरों में, यानी बाकी का 3% हमें नदी, झील और इन सब की फॉर्म में मिलता है, ग्लेशियर्स, हिमानी की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो 97% कहाँ पे पाया जाता है जल, महासागरों में। अब आ जाता है वायुमंडल पे। दोस्तों, गैसों की वे परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं, यानी जैसे ऐसे ये पृथ्वी है तो ऐसे 5 परत होती हैं, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत और 5वीं परत। ठीक है, ये पृथ्वी है पूरी, इसके चारों तरफ ऐसे परतों की लाइन में हवा, यानी ये हमने 5 परतों में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चारों तरफ से गैसों की परतें हैं जो इसने हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और इसको हमने 5 परतों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो गैसों की वह परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए हैं, वही हमारा क्या है, वायुमंडल। ठीक है, और ये करीब 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक है, यानी जो यहां से यहां तक की, यानी जो पृथ्वी से पूरे भारत तक की डिस्टेंस है वो कितना है, 1600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इतने ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और वायुमंडल को उसके तापमान तथा अन्य तथ्यों के आधार पर 5 परतों में हमने बांटा हुआ है, और वह 5 परतें कौन कौन सी हैं, क्षोभमंडल है, यानी जब अगर अर्थ क्रस्ट से स्टार्ट करें, यानी भूपर्पटी से स्टार्ट करें, तो इससे ऊपर पहले कहां तक है, क्षोभमंडल। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, समताप मंडल। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, मध्य मंडल। ठीक है, और उसके ऊपर है आयन मंडल, और फिर है बाहिर मंडल। ये 5 मंडल हमारे एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में। ठीक है, तो यानी पहली परत क्या हो गई इनमें से, क्षोभमंडल, दूसरी हो गई समताप मंडल, तीसरी हो गई मध्य मंडल, और चौथी हो गई आयन मंडल, और 5वीं, ये चौथी हो गई आयन मंडल और 5वीं हो गई बाहिर मंडल। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो इस डायग्राम में। ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, भूपर्पटी जहाँ पे हम रह रहे हैं, इससे ऊपर उठे यहाँ तक क्षोभमंडल है। ठीक है, क्षोभमंडल के ऊपर तक ये प्लेन उड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है मध्य मंडल, देन आयन मंडल, और फिर बाहिर मंडल, उसके बाद अंतरिक्ष शुरू। क्लियर दोस्तों इतनी बात।
और हमारा ये बेसिकली एटमॉस्फेयर बना किस किस गैसों से है? ज्यादातर क्या है इसमें? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन से बना हुआ है हमारा वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, आयतन के अनुसार कितनी कितनी परसेंटेज है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की? तो नाइट्रोजन है 78%, ठीक है, और ऑक्सीजन है 21%। ठीक, और अन्य गैसें कितनी है? दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ये सब कितनी है? 1%, यानी टोटल 100% हो गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा घनत्व के अनुसार बना हुआ है हमारा वायुमंडल। क्लियर दोस्तों इतनी बात? आप जानते ही है ऑक्सीजन गैस सांस लेने के लिए आवश्यक है, ठीक है, और जबकि नाइट्रोजन पेड़ पौधों या जानवरों की वृद्धि के लिए, ठीक है, और जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाकी की गैस 1% जो है, उससे क्या होता है? वो पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं अपना, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए और पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। अब आप समझते होंगे भाई फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन ऑक्साइड का यूज करके पौधे सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में अपना खाना तो बना लेते हैं, लेकिन ये पृथ्वी के तापमान को कैसे संतुलित बनाए हुए है, इसको मैं अभी समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों तरफ मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब जो सूर्य की किरणें, जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं, ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य की किरणें हमारी दो तरह की होती हैं, एक तो पराबैंगनी किरणें जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, और दूसरी होती है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जैसे मैंने आपको बताया हमारे मंडल के ऊपर क्या है? ओजोन की लेयर है ना। किसकी लेयर है? ये ओजोन की लेयर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यहाँ से दो आती हैं, एक तो पराबैंगनी किरणें जो कि हमारे लिए खतरनाक है, और दूसरी इंफ्रारेड जो कि हमारे लिए अच्छी हैं। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है? इन पराबैंगनी किरणों को यहीं रोक लेती है, और जो इंफ्रारेड रेज आती हैं उनको पृथ्वी तक आने देती हैं। क्लियर दोस्तों इतनी बात? अब इंफ्रारेड हमारी पृथ्वी तक पहुंच गई और यहाँ पे पृथ्वी पे टकरा के वापस जाने लगती हैं ये। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन इंफ्रारेड रेस को आने तो देता है पृथ्वी तक, पर ये बाहर नहीं जाने देता। अब ये बाहर नहीं जाने देगा तो ये यहीं पे इसी के चारों तरफ इकट्ठा होंगी और वो पृथ्वी को हमारी गर्म रखेंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी का तापमान मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और इसका अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो यानी फिर जो इंफ्रारेड रेस कुछ रुकती है और कुछ बाहर चली जाती है, लेकिन ये अगर ज्यादा बढ़ गई कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। और जो कि आप आजकल महसूस भी कर रहे हो कि गर्मी इतनी ज्यादा होने लगी है, उसका रीजन यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो इसलिए इसको ये क्या बोलेंगे हम? तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघल रहे हैं सब चीज। ठीक है, तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? पौधों की वृद्धि में तो जरूरी है, और साथ के साथ क्या है? तापमान भी बड़ा संतुलन रखती है अर्थ का। अभी मैंने आपको बताया किस तरह से रखती है। ठीक है, और वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक समुद्री तल पर होता है। ये घनत्व की बात है दोस्तों। ठीक है, और जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं उसी तरह से हमारा घनत्व कम होता है। अब ये घनत्व का क्या रीजन है? कि यानी एयर की जो प्रेजेंस है वहां पे समुद्री तलों पे बहुत ज्यादा होती है, और जितना हम ऊपर उठे, जैसे अगर मान लो आपने एक्सपीरियंस भी करा हो कि आप किसी बीच के किनारे गए हो या तट पे गए हो, तो वहां पे हवा का फ्लो काफी अच्छा होता है, आपको सांस आसानी से ले सकते हो, है ना। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों पे जाते हो तो पहाड़ों पे जाने पे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं, वायु का जो घनत्व है वो कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही रीजन है। तो इसलिए वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक समुद्री तल पर होता है, और सबसे कम जितना हम ऊपर चले जाएंगे उतना ही वो कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अभी आपने भूमंडल भूमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है, और जलमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भूमंडल से, जो कि किस पे है? जो कि ठोस बना हुआ है। ठोस किस चीज का? चट्टानों का। ठीक है, तो चट्टानों से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे चट्टानें तीन तरह की होती हैं, बट उससे पहले हम चट्टान के बारे में समझ लेते हैं क्या है।
पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। क्लियर। और उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये चट्टानें बनी कैसे, ठीक है, इस आधार पे हमारे 3 तरह की चट्टानें हैं। पहली है आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान और तीसरी है कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो आग्नेय को हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। अब ये मैग्मा और लावा क्या है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके अंदर से जो वो द्रव निकलता है, अगर बाहर आ गया तो लावा बन जाता है और पृथ्वी के अंदर ही है तो वो मैग्मा है। ठीक है, तो ये चट्टानें हमारी कैसे बनती हैं कि जो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी भूपर्पटी है। ठीक है दोस्तों, अब ये पृथ्वी का केंद्र है जहां पे द्रव्य, और इसके ऊपर क्या है, ये पहली है भूपर्पटी। ठीक है, दूसरा है मेंटल। ठीक है, और तीसरा है कोर। क्लियर। तो मैग्मा चैम्बर्स कहां पे मिलते हैं, मेंटल में। ठीक है, ये मेंटल मान लीजिए इतना। ठीक, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है यानी भूपर्पटी, और ये कोर है पूरा, और ये बाहरी कोर है। ठीक है, मैग्मा चैम्बर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये निकला, अगर ये अंदर ही रह गया, अगर ये बाहर निकल गया, यहाँ पे पहले समझते हैं बाहर निकलने पे, अगर मान लीजिए बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया लावा। ये क्या बन गया, लावा। और मान लीजिए ये ऊपर आउफान में आया, यहां से थोड़ा सा उठाएगा भी ये, लेकिन ये अंदर ही रह गया। ये क्या रह गया, ये अंदर ही रह गया, और ये अंदर रह करके क्या बन गया, ठोस बन गया, यानी जम गया। भाई अंदर ही रह करके वो अगर जम गया तो ठोस ही बन जाएगा, और जब ये ठोस बन गया तो ये क्या बन गई हमारी, यही तो आग्नेय चट्टान बन गई। ठीक है, तो ये अंदर रहने पर ही क्या बनती हैं, आग्नेय चट्टान। तो ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, आप जानते हैं हमारा जो भूपर्पटी है वो, और मेंटल हमारी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है ना, कल मैंने आपको बताया था, यानी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ठीक है, और पेगमेटाइट और ग्रेवो, ये तरह की किस तरह की चट्टानें हमारी, आग्नेय चट्टान। ठीक है, और बेसाल्ट जो कि सर्वाधिक पाई जाती है, उसमें सबसे ज्यादा किसकी चीज की मात्रा होती है, लोहे की। तो बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, और इस चट्टान के शरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इसी चट्टान के डिपोजिशन से। ठीक है, कुछ हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बारिश, वायु, ठीक है, और बर्फ गिरने के बाद ये चट्टानें टूट टूट के गिरती हैं और कहीं इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं से क्या बनती है हमारी काली मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है। जब हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अभी हम चट्टानों पे फोकस रखते हैं। ठीक है, और ये वाली चट्टान दोस्तों बहुत आर्थिक रूप से क्या है, संपन्न चट्टान है। यह चट्टान कैसी है, आर्थिक रूप से संपन्न। अब आर्थिक रूप से संपन्न क्यों कहा, क्योंकि इसमें धातु बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तरह तरह के धातु। वो धातु कौन कौन से हैं, जैसे चुंबकीय लोहा, ठीक है, निकिल हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, ठीक है, क्रोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, सोना और प्लेटिनम। ये तो बहुत ज्यादा महंगे धातु हैं। ठीक है, ये भी इसी चट्टान में पाए जाते हैं, इसलिए क्या है, ये आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है, क्योंकि धातु की प्रचुर मात्रा भरी रहती है इसमें। ठीक है दोस्तों, और आग्नेय चट्टानी पिंड क्या होते हैं, ये मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनाते हैं। अब दोस्तों ये आग्नेय चट्टानी पिंड पढ़ते हैं, अब इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहले इसी के वे में समझते हैं, इसको मुझे थोड़ा डिफरेंट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा भाग आ गया मेंटल का। ठीक है, तीसरा कोर का है। ठीक है, एक और बना लेते हैं। अब मान लीजिए यहां से लावा निकला। ठीक है, ये लावा यहां से, ये मैग्मा चैम्बर है या मैग्मा निकला। ठीक है, ये आया और यहाँ पे इसने बहुत बड़ा पिंड सा बना दिया, यानी वो बाहर नहीं निकला, वो अंदर ही बना दिया। ठीक है, इतना निकल के ये पूरे में फैल गया और इसने पूरा बहुत बड़ा पिंड सा बना दिया। ठीक है,
तो यही क्या हो जाएगा, अग्नि चट्टानी पिंड। जब ठंडा हो जाएगा तो ये पिंड बन जाएगा, तो यही क्या है, अग्नि चट्टानी पिंड। ठीक है, यही हमारे 7 तरह के होते हैं पिंड, बैथोलिथ, लैपोलिथ, स्टॉक। ठीक है, इनको बारे में हम समझते हैं कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, बैथोलिथ। बैथोलिथ पिंड क्या है, यह सबसे बड़ा अग्नि चट्टानी पिंड है। जैसा कि मान लो आप यही समझ लो कि ये निकला और बहुत बड़ा गुंबद आकार बना दिया इसने और ठोस हो गई, यानी चट्टान का रूप ले लिया, तो यही क्या हो जाएगी, यही बैथोलिथ कहेंगे हम इसको। ठीक है, इसको चट्टानी पिंड को क्या कहेंगे हम, बैथोलिथ। ठीक है, जो कि एक सबसे बड़ा अग्नि चट्टानी पिंड है। तो सबसे बड़ा अग्नि चट्टानी पिंड कौन है, बैथोलिथ। ठीक है, यह अंतर्वेदी चट्टानों से बना है। अंतर्वेदी चट्टान कुछ नहीं है, यानी मैग्मा निकला लेकिन भूपर्पटी के अंदर ही रहा और जम गया। ठीक है, वही होती है क्या, अंतर्वेदी चट्टान। ठीक है, जमने के बाद वो चट्टान बन गया तो उसी को हमने क्या बोल दिया, अंतर्वेदी चट्टान। ठीक है दोस्तों, वास्तव में यह पातालीय पिंड है। अब ये नीचे से अंदर से, जमीन के अंदर से मिलता है तो हम बोल देते हैं इसको पातालीय पिंड। ठीक है, और यह एक बड़े गुंबद के आकार में होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं और इसका ऊपरी तल विषम होता है। और यह मूलतः किससे बनता है, ग्रेनाइट। यानी यहाँ पे हमें कौन सी चट्टान मिलती है, ग्रेनाइट, है ना। तो जैसे आप देख सकते हो, ये हमारा देखो, ये पूरी क्रस्ट है यानी भूपर्पटी है, और ये नीचे मेंटल से आ रहा है मगमा। ठीक है, ये मगमा बन गया तो ये पूरा का पूरा देखिए कितना ऐसे गुंबदाकार है, तो ये पूरी क्या बन गई, यही हो गई बैथोलिथ। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पूरा इतना बड़ा ना बन के ये थोड़ा मतलब ज्यादा उसमें उच्च ताप या प्रेशर नहीं लग पाया, तो ये बस थोड़ा सा छोटा सा बन गया ऐसे गुंबद सा। इसको क्या बोलेंगे हम, इसे हम दूसरी तरह का पिंड बोलेंगे जिसका नाम है स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक क्या है, छोटे आकार के बैथोलिथ, यानी बहुत बड़ा गुंबद है तो बैथोलिथ, छोटा सा है तो स्टॉक। तो छोटे आकार के बैथोलिथ को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार होता है यानी गुंबदनुमा होता है, और स्टॉक का विस्तार 100 किलोमीटर वर्ग से कम होता है, और 100 किलोमीटर ज्यादा वाले को, क्योंकि वो फिर से बैथोलिथ बन जाएगी। ठीक है, तो छोटे आकार के बैथोलिथ को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। अब और समझते हैं। अब दोस्तों छोटा सा आकार हटा दीजिए, मान लीजिए बहुत ज्यादा घनत्व में यहाँ पे चट्टानें अड़ गई, ये इसको निकलने का मौका ना मिला, तो ये छोटी छोटी दरारों से होकर के फिर उसको थोड़ी ज्यादा जगह मिली। ठीक है, तो इस तरह से वो फैल गया अंदर चट्टानों के, तो जो छतरी की शेप में बना लेगा, ठीक है, वही क्या है, लैपोलिथ। और अगर एक छोटी सी क्या कहते हैं, तश्ती की, जैसे उड़न तश्ती होती है ना, तो ऐसी तश्ती की फॉर्म में बना लेगा, उसको बोलेंगे हम लैपोलिथ। ठीक है, तो लैकोलिथ छतरी और लैपोलिथ तश्ती। ठीक है, तो जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। और यह थोड़ा सा गुंबदाकार ठोस पिंड कैसा रहता है, छतरी नुमा, थोड़ी छतरी सी टाइप का उसने बना लिया, तो वो क्या है, लैकोलिथ। ठीक है, और लैपोलिथ वो एक तश्ती, उड़न तश्ती जैसी होती है ना, वैसी फॉर्म में हो जाए तो क्या हो जाएगा, लैपोलिथ। ठीक है, जब मैग्मा जमकर तश्तीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं हम, लैपोलिथ। क्लियर है दोस्तों इतनी बात। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, ये देखिए ये है लैकोलिथ यानी थोड़ा छतरी की फॉर्म में। ठीक है, लैपोलिथ यानी अगर ये मान लीजिए ये इस तरह से थोड़ी तश्तीनुमा बन जाए तो ये ही क्या हो जाएगी हमारी, लैपोलिथ। क्लियर दोस्तों इतनी बात। अब आते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ कुछ नहीं है, फैकोलिथ सिर्फ लहरदार आकृति में जम जाता है। ठीक है, जब मैग्मा थोड़ा लहर 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 लहर, कैसे, जैसे मान लीजिए हाँ यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैग्मा निकला, एक पैरी उसने लहर बना दी। ठीक है, फिर और आगे गया, फिर थोड़ा सा और लहर बना दी। ठीक है, मिली वो उसी से रहेगी, फिर एक और लहर बना दी, फिर एक और लहर बना दी, यानी थोड़ा 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 करके बना रहा, तो वही क्या हो जाएगा, फैकोलिथ, यानी लहर 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 करके जम जाए, वो कैसी पिंड होगा, फैकोलिथ। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट है सिल। जब मैग्मा पृष्ठभूमि समांतर परतों में फैलकर जमता है, यानी बिल्कुल समांतर परत बना रहा है, जैसे फैकोलिथ में बनाता है वो टेढ़ी मेढ़ी परतें कैसी भी हो सकती है, लेकिन वो एकदम समांतर परतें बना रहा है, यानी बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में चल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम, सिल।
और सिल को अगर जो छोटी परत होती है उसी को ही हम शीट बोलते हैं, यानी सिल का एक छोटा पार्ट क्या है, शीट। ठीक है दोस्तों, जैसे बैथोलिथ का क्या था, स्टोक, छोटा गुंबद, ऐसे ही सिल का छोटा परत क्या होगी, शीट। ठीक है, तो जब मैग्मा पृष्ठभूमि समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। ठीक है, इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर 100 मीटर तक हो सकती है और छत्तीसगढ़ और झारखंड में सिल पाए जाते हैं, यानी जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का एरिया वहां पे हमें काफी सारे सिल देखने को मिलते हैं पृथ्वी के अंदर। ठीक है, और 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को क्या कहते हैं, शीट, मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, अब डाइक। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जब मगमा निकलेगा हाँ ये जब मगमा निकलेगा, मान लीजिए उसको इतना स्पेस ना मिला, ठीक है, उसको छोटी छोटी दरारें मिल गई, यानी कुछ दरारें इधर को इस तरह से हो गई, कुछ दरारें इधर हो गई, कुछ दरारें इधर हो गई, और ये ऐसी दरारों की फॉर्म में ही जम गया, ठंडा हो गया, तो ये वाले पिंड क्या हो जाएंगे, यही पिंड को हम बोलेंगे डाइक। क्या बोलेंगे, डाइक। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये छोड़े इस तरह से दरारों में को क्या बोला हुआ है, डाइक, ये रहा डाइक। ठीक है, और जो बाहर निकल गया उसको तो लावा ही बोलना है हमें, है ना। तो डाइक क्या, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है, लंबवत दरार में जमता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाइक। तो ये दोस्तों क्या थे, हमारे अग्नि चट्टानी पिंड थे। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान दोस्तों किस तरह से बनती है, वही प्रकृति के कारक, यानी जो हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं, जैसे वायु। ठीक है, वायु आकर के टकराई, उसने घिस दिया, कुछ धूल कण को उठा के ले गई, कहीं रख दिए, जमा दिए। ठीक है, या पानी बरसात हुई, ठीक है, और सूर्य के ताप में, ठीक है, लग लग के वो चट्टान टूट गई, छोटी होकर के कहीं और जम गई जा करके। ठीक है, तीसरा क्या है, नदियाँ। नदियाँ अपने साथ चट्टाने मतलब काट करके ले जाती हैं साथ में, और जहाँ पे उनको थोड़ा समता मिला वहीं डिपोज कर देती हैं और वहीं पर वो जमना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी तरह की चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टान, यानी प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं, चाहे वो बारिश के थ्रू हो, चाहे वो हवा के थ्रू हो, चाहे वो पानी यानी नदियों के थ्रू हो। ठीक है, या फिर हिमानी ग्लेशियर्स जब पिघल के जाते हैं, यानी वही नदिया का ही थ्रू हो गया वो भी। ठीक है, तो हो जाती हैं, तो जमा हो जाती हैं और बाद में काल के दबाव द्वारा या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा या अन्य किसी कारणों द्वारा परत जैसी ठोस हो जाती हैं, वही क्या हो जाती है, हमारी अवसादी चट्टानें। ठीक है, इन्हीं को अवसादी चट्टानें कहते हैं। जैसे कि कौन कौन सी चट्टानें हैं इनमें, बलुआ पत्थर जो कि नदी के किनारे मिलता है हमें, बालू, है ना, बालू रेत। ठीक है, चूना पत्थर हो गया। ठीक है, नमक की चट्टानें हो गई। ठीक, इस तरह की चट्टानें क्या होती हैं, हमारी अवसादी चट्टानें। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि ये आप जानते होंगे कि अगर कोई भी जो पहले जीव होते थे वो मर जाते थे, उनके ऊपर फिर परत पे परत बनती जाती है ना, तो वो इन्हीं चट्टानों की बनती है। ठीक है, और फिर कई सैकड़ों साल बाद वही कैसे मिलते हैं हमें, मिनरल ऑयल के रूप में, है ना। तो यानी अवसादी चट्टानों में ही हमें क्या मिलता है, खनिज तेल, मिनरल ऑयल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं क्योंकि धीरे धीरे चल के परत पे परत लग करके वो ठोस हो जाती हैं और उसके बाद हमें कौन सी चट्टानें मिलती है, अवसादी, तो इसलिए परतदार होती है, यानी परत 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 होकर के बनती चली जाती हैं। ठीक, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है, उसमें नहीं मिलता। अग्नेय चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं मिलता, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, ठीक है, और सीमेंट बनाने की चट्टान भी पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मिलता है ना। तो खनिज तेल क्या है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, दामोदर, इंडिया की बात करें, दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी, ठीक है, इन नदी के बेसिन, नदियां है ना दोस्तों, बेसिन बनाती है। कैसे बनाती है वो मैं आपको नदी में पढ़ाऊंगा तब, अभी हम चट्टानों पे फोकस रखते हैं। ठीक है, बेसिनों में कौन सी चट्टानें मिलती हैं हमें, अवसादी चट्टानें, और उनमें क्या पाया जाता है, कोयला। ठीक है, और जो आगरा का किला है और दिल्ली का जो लाल किला है उसमें जो लाल पत्थर लगा हुआ है
वो किस इन्हीं चट्टानों का बना है, ठीक है। उसको नाम क्या है, क्या कहते हैं, ये बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। बलुआ पत्थर भी ये क्या है, अवसादी चट्टान, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अब आती हैं दोस्तों कायांतरित चट्टानें। अब अग्नेय चट्टान हमें पता लग गया मगमा के जमने से बनता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें, ये जितने भी एक्सटर्नल प्रोसेस हैं वो उनको बनाते हैं परत पे परत जमा कर करके, ठीक है, जब वो ठोस हो जाए। अब ये दोस्तों कायांतरित चट्टानें किस तरह की होती हैं, ये दरअसल बनाई जाती हैं अग्नेय और अवसादी चट्टानों को। किस तरह से, उन चट्टानों को किसी उच्च ताप के अंदर या उच्च दाब के अंदर या कुछ अलग अलग रासायनिक क्रियाओं के अंदर ले जा करके कौन सी चट्टानें प्राप्त होती है हमें, कायांतरित, ठीक है। तो यानी ताप, दाब और किसी रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय या अवसादी चट्टानों से हमें क्या मिलती हैं, कायांतरित चट्टानें, इसलिए उनको बोला जाता है कायांतरित चट्टानें, ठीक है। जैसे अग्नेय चट्टान कौन कौन सी थी, ग्रेनाइट है, साइनाइट है, बेसाल्ट है और बिटुमिनस कोयला है। इनको उच्च ताप, दाब या किसी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कौन कौन सी कायांतरित चट्टानें मिलती हैं, वो देखिए, ग्रेनाइट से हमें दोस्तों मिलता है नीस, ठीक है, साइनाइट से मिलता है साइनाइट नीस, ये कायांतरित है और ये अग्नेय है, ठीक है। और बेसाल्ट जो कि एक अग्नेय चट्टान है जिसमें लोहे की मात्रा, प्रचुर मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उससे हमें क्या मिलता है, सिस्ट, ठीक है। और बिटुमिनस कोयला से मिलता है हमें ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये कायांतरित है और ये अग्नेय है, ठीक है। और कौन कौन सी है, अवसादी। अब अवसादी से कायांतरित कौन कौन सी मिलती है हमें, जैसे सपिंड एक अवसादी चट्टान है जिससे हमें सपिंड सिस्ट मिलता है, ठीक है। बलुआ पत्थर से हमें क्वार्जाइट मिलता है, ठीक है। चूना पत्थर से संगमरमर मिलता है, ठीक है। और लिग्नाइट कोयला से हमें एंथ्रोसाइट कोयला मिलता है, ठीक है दोस्तों। और शेल से मिलता है स्लेट, ठीक है। अब दोस्तों सिर्फ अग्नेय और अवसादी चट्टानों से ही हम कायांतरित नहीं बना सकते, हम कायांतरित से भी कायांतरित बना सकते हैं। जैसे ये शेल से हमें सिस्ट मिला है ना, तो शेल से हमें स्लेट मिला है ना, तो स्लेट से भी हमें क्या मिलता है, फाइलाइट, कुछ रासायनिक क्रियाओं द्वारा, ठीक है। और फाइलाइट से फिर हम क्या बना सकते हैं, सिस्ट बना सकते हैं। यानी शेल से पहले क्या बना, स्लेट, फिर स्लेट से बना फाइलाइट और फाइलाइट से बना सिस्ट। यानी इस तरह से हमें कायांतरित से भी कायांतरित बना सकते हैं, हम अवसादी से भी कायांतरित बना सकते हैं और अग्नेय से भी कायांतरित बना सकते हैं। किस तरह से, उनको अंडर कुछ हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप, उच्च दाब या कुछ रासायनिक क्रियाओं द्वारा। क्लियर दोस्तों इतनी बात। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टिल दैट, थैंक यू।